बिहार के विधानसभा चुनाव से दुनिया की सारी बड़ी खबरें के सामने सबसे बड़ी आपको बताएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एक और बीजेपी के नेता लेंगे शपथ, दूसरी ओर कोर्ट में पहुंचेगा सीधा मामला। हो सकता है बीजेपी के नेता के शपथ लेने के केवल 15 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़े। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरह बताएंगे कैसे नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में 1-to-1 बैठक हो रही है, कौन से मामले को लेकर पेच फंसा हुआ है, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। और कहां पर एनडीए गठबंधन के 20 के आसपास विधायक महागठबंधन के संपर्क में आ चुके हैं, डिटेल में जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार का चुनाव केवल चुनाव में वोट खरीद कर जीता गया है, दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि वोट खरीदी के खिलाफ भी जोरदार तरीके का आंदोलन शुरू होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सरकार बनाने को लेकर चल रहे लगातार प्रयासों को लेकर आज की सबसे बड़ी अपडेट सामने आई है दोस्तों। दरअसल अपडेट यह है कि आज नीतीश कुमार अपने पुराने मुख्यमंत्रियों के साथ में शपथ लेने जा रहे हैं दोस्तों। नीतीश के साथ में बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी और वीके सिन्हा भी शपथ लेंगे और ये पुराना समीकरण वापस से रिपीट किया जा रहा है। ऐसे में बड़ी बात यह है दोस्तों कि सम्राट चौधरी के शपथ लेने से पहले विपक्षी पार्टी ने भी अपनी तैयारी कर ली है कि जैसे ही शपथ लेंगे कि 15 दिन के अंदर सरकार से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे दोस्तों। दरअसल सम्राट चौधरी फिर से उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में प्रशांत किशोर सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि यदि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप लगे हैं और उनको मंत्री बनाया जाता है तो इन सबको कोर्ट में घसीटा जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी जिस पर फर्जी डिग्री के साथ साथ क्रिमिनल मामले में कानून को धोखा देने के गंभीर आरोप दर्ज है दोस्तों, उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में मामला ले जाया जाएगा। प्रशांत किशोर की पार्टी ने कहा कि वो चैन से नहीं बैठेंगे और बेशक एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है और ये बहुमत खरीदा गया है सरकारी पैसा देकर, यानी महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए देकर बेशक सरकार इन्होंने बना लिया है, लेकिन इनको पहले दिन से ही विरोध का सामना करना पड़ेगा और पहले दिन से ही इनको कोर्ट के चक्कर लगवाए जाएंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने ऐलान कर दिया है कि जैसे ही शपथ लेंगे सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर, वैसे ही मामला सीधा कोर्ट पहुंचेगा और कोर्ट में सारे सबूत दिए जाएंगे। भ्रष्टाचार से लेकर क्रिमिनल मामले को लेकर आरोपों को लेकर पूरी डिटेल दी जाएगी कोर्ट के अंदर और बोला जाएगा कोर्ट को कि इसको पोस्ट से हटाया जाए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है दोस्तों। प्रासंगिक पृष्ठभूमि में 1995 के अंदर तारापुर मुखर कांड केस बार बार उठता आया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सम्राट चौधरी ने कहा कि वकील द्वारा किए गए एक हलफनामे में उन्हें नाबालिग बताया गया था, जिसे कोर्ट ने माना नहीं और वे कई नाम प्री चार्जशीट स्टेज पर सबूत के अभाव में ड्रॉप किए गए। उसके अनुसार 89 दिन की जेल के बाद जमानत हुई और बाद में सीआईडी ने कुछ अन्य आरोपियों पर चार्जशीट दायर की, 302 उन पर नहीं लगाई गई, यानी सम्राट चौधरी को छोड़ दिया गया दोस्तों। सम्राट चौधरी कई दिनों तक जेल में बंद थे, इसके बावजूद बाद में उनके एज को लेकर कोई ना कोई घपला हुआ था, इसके बाद उनको जेल से बाहर छोड़ दिया गया। कुल मिलाकर राजनीतिक परिवार से आते हैं तो अब ये मामला बुरी तरीके से फंस चुका है दोस्तों सम्राट चौधरी के लिए। और जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं इसके अनुसार आने वाले दिनों के अंदर सम्राट चौधरी के खिलाफ मामला सीधे कोर्ट पहुंचने वाला है, यानी हो सकता है कि 15-20 दिनों के अंदर ही खबर सामने आ जाए कि सम्राट चौधरी को पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे सारे नेताओं को कोर्ट में घसीटना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, और अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर एक और तो बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, दूसरी और दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की एक अच्छी खासी जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही थी, अब उसमें उथल पुथल देखने को मिल रही है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की अब कोई परवाह नहीं है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि शिंदे को बीजेपी ने अलग थलग करना शुरू कर दिया है, कोई बड़ा पोस्ट भी पहले नहीं दिया गया दोस्तों। उसके बाद अब शिंदे की पार्टी को तोड़ तोड़कर बीजेपी अपनी पार्टी में कार्यकर्ताओं को स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर शामिल कर रही है, यानी एमएनएस पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ में आने के बाद अब एकनाथ शिंदे की पार्टी को निपटाने के फिराक में है भारतीय जनता पार्टी। शिंदे इसी से नाराज है और उन्होंने अपना मंत्री भी बीजेपी की कैबिनेट बैठक में नहीं भेजा दोस्तों। इसके बाद अब जो जानकारी है उसके अनुसार शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट के नेता ने बताया है कि शिंदे गुट के कई सारे मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, लगातार संपर्क में है। यह दावा उस वक्त हुआ है जब मंगलवार को कैबिनेट बैठक से शिंदे गुट के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री गायब हो गए थे और फडणवीस ने हिदायत दी थी कि गठबंधन धर्म का पालन किया जाना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने एक नया बम फोड़ते हुए कहा कि एक पुरानी कहावत है कि अगर आप बबूल का पेड़ बोते हैं तो फिर आम खाने की उम्मीद आप नहीं कर सकते। बीजेपी ने हमारी सरकार गिराने के लिए एकनाथ शिंदे के साथ सांठगांठ किया था और एकनाथ शिंदे ने हमारे साथ विश्वासघात किया, तो अब विश्वासघात का जवाब तो उनको मिलेगा ही, इसीलिए अब वो बबूल का पेड़ लगाकर बबूल का पेड़ ही काटेंगे, आम तो उनको मिलेगा नहीं, यानी उनकी पार्टी में फूट पड़ना तय है। उद्धव ठाकरे के संपर्क में 20 से ज्यादा विधायक है, तो ऐसे में दोस्तों अब कह सकते हैं कि शिंदे के दिन पूरे हो गए हैं, या तो शिंदे की पार्टी खत्म होगी या भाजपा की सरकार गिरेगी। जो भी जानकारी से जुड़ी आगे आती रहेगी, आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर आज की डेट में बीजेपी के पास हिम्मत नहीं है कि वो नीतीश कुमार को आईना दिखा सके दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, इसके बावजूद बीजेपी नीतीश कुमार से इतर किसी और को मुख्यमंत्री नहीं देख पा रही है दोस्तों। और नीतीश कुमार का कितना दबदबा है ये बात अब खुलकर सबके सामने आ गई है। ऐसे में आज नीतीश कुमार 11:30 बजे के आसपास गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पोस्ट की शपथ लेंगे दोस्तों, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह जानकारी दी है। बुधवार को सीएम हाउस में जेडीयू के विधायक दल की मीटिंग हुई, बैठक में नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुना गया। बीजेपी ने भी मीटिंग के बाद सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना दोस्तों। 3
10:30 विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई और इस बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसहमति से नेता चुन लिया गया। नीतीश कुमार इसके बाद अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे दोस्तों, यानी पहले उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन जब एनडीए गठबंधन की बैठक से श्योरिटी मिल गई, इस बात की मंजूरी मिल गई कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, तब जाकर नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंपा है और आज फिर से शपथ ले लेंगे। ऐसे में एक बात तय है दोस्तों कि नीतीश को हटा पाना मोदी और शाह के बस की बात दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सबको पता है कि अगर नीतीश को हटाया गया तो सबसे बड़ा बगावत चंद्रबाबू नायडू करते नजर आएंगे, जिनको समझ में आ जाएगा कि बीजेपी अगर नीतीश का सम्मान नहीं कर रही है तो उनका सम्मान भी नहीं करेगी, और अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से हिले तो बीजेपी की दिल्ली में सरकार, केंद्र की सरकार हिल जाएगी। शायद यही बड़ा कारण है कि भाजपा के लोग ज्यादा सीट आने के बावजूद नीतीश कुमार के आगे पीछे घूम रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ चलने की बातें चल रही है और कस्में खा रहे हैं। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा इस पूरे मामले पर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कई सारी चर्चाएं चल रही है दोस्तों। सबसे पहले चर्चा तो यह है कि किन किन को मंत्री बनाया जा सकता है। इसमें बीजेपी के कोटे से जिन लोगों का नाम है मंत्री के पोस्ट पर दोस्तों, उसमें सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे, मनोज शर्मा, रजनीश कुमार, रमा निषाद और रेणु देवी का नाम रहेगा। नीतीश मिश्रा को भी इस बार मंत्री बनाया जाएगा दोस्तों। और चिराग पासवान ने 2 मंत्री की डिमांड की है। अब देखते हैं चिराग के कितने मंत्री बनते हैं दोस्तों। बीजेपी के पास 89 सीटें हैं, जेडीयू के पास 85, एलजेपी आर के पास 19, हम पार्टी के पास 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास 4 लोग हैं। तो टोटल मिलाकर कितने मिनिस्टर रखे जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। राजभवन नीतीश कुमार पहुंचे तो चर्चाएं चल रही थी कि नीतीश कुमार मंत्रियों की लिस्ट देकर आए हैं और बताकर आए हैं कि किन किन लोगों को शपथ दिलवाना है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि लिस्ट अभी तैयार की जाएगी और आज सुबह ये लिस्ट पहुंच जाएगी, या फिर जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उससे कुछ देर पहले तक लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों अमित शाह भी बिहार में मौजूद है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार में अमित शाह की भी भूमिका होगी। हालांकि अमित शाह की मौजूदगी के बीच चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। हालांकि दोस्तों अमित शाह की मौजूदगी के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही, तो इससे पता चलता है कि मोदी और शाह अभी बिहार के चुनाव को लेकर डरे हुए हैं दोस्तों। उनको पता है कि अगर जनता दल यूनाइटेड ने पलटी मारनी शुरू कर दी तो केंद्र में उनकी सरकार सबसे ज्यादा अस्थिर हो जाएगी और एक मैसेज भी जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें खबर यह है दोस्तों कि किसान संगठन, केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने साथ में मिलकर किसानों के साथ दिल्ली मार्च के 5 साल पूरा होने पर 26 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। सरकार से अधूरे वादों को पूरा करने की मांग को लेकर एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से विरोध का ऐलान किया गया है। 2020-21 में एक बड़ा आंदोलन हुआ था दोस्तों, जिसे झुकाने की कोशिश की बीजेपी की सरकार ने, लेकिन बाद में माफी मांगनी पड़ी। नरेंद्र मोदी को आकर बोलना पड़ा कि मेरी तपस्या में शायद कुछ कमी रह गई हो। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ फिर से नया मोर्चा इसलिए खुलेगा दोस्तों क्योंकि एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक ना ऐसा हो पाया है दोस्तों, और ना इसे लेकर कोई चर्चा चल रही है। एकदम ठंडे बस्ते में मामले को डाल दिया गया है। जब से बीजेपी ने अपना कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया है दोस्तों, वो तो और मामले को दबाने में माहिर नजर आते हैं और केवल किसानों के पास आकर मीठी मीठी बातें करते हैं कि किसान मेरे भाई, किसान भाइयों के लिए मैंने ये कर दिया वो कर दिया, किसान भाई है हमारे, किसान धरती पुत्र है। यानी तारीफ जितनी चाहे करवा ले बीजेपी के नेताओं से, लेकिन जब बात विकास की आती है और किसानों के हित की लड़ाई की बात आती है तो बीजेपी के लोग कन्नी काटकर भाग जाते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद प्रशांत किशोर लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं दोस्तों। इंटरव्यू में प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद से वो सही से सो नहीं पा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि वो हार नहीं मानेंगे और बिहार में अपना प्रयास बदस्तूर लगातार जारी रखेंगे। ऐसे में आज महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास वो मौन व्रत रखेंगे दोस्तों, और इसके बाद कल से उनकी फिर से यात्रा बिहार की शुरू होगी। कुछ लोगों ने कहा कि बिहार में अभी हाल फिलहाल में ही चुनाव के नतीजे आए हैं, लोग अभी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं और कुछ दिनों के बाद आपको अपने अभियान की शुरुआत करनी चाहिए। तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग अभी से ही जनता के बीच में लगातार प्रोग्राम करते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाते रहेंगे। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या प्रशांत किशोर को जो नींद नहीं आ रही है, क्या वो ज्यादा उम्मीद करके बैठे हुए थे बिहार चुनाव को लेकर और जनता ने जोरदार तरीके का झटका दे दिया? अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर तो लड़ाई में थे ही नहीं, अगर लड़ाई में कोई पार्टी थी तो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, जो 2020 में लगभग सरकार बनाते बनाते चुका था दोस्तों। लेकिन इस बार सारा खेल पैसे का हो गया। 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में क्या चलेंगे, पूरे चुनाव के समीकरण पलट गए दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें दिल्ली में नहीं सुलझा एनडीए के मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तो अमित शाह को पटना जाना पड़ा। नीतीश कुमार के साथ पटना में उनकी ताबड़तोड़ कई सारी बैठकें हुई है दोस्तों। स्पीकर को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को स्पीकर का पोस्ट मिले। नीतीश चाहते थे कि या तो बीजेपी कोई एक उप मुख्यमंत्री बनाए या फिर भारतीय जनता पार्टी अगर 2 उप मुख्यमंत्री बनाती है तो फिर बीजेपी को स्पीकर का पोस्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह 2 उप मुख्यमंत्री और 1 स्पीकर का पोस्ट चाहती है दोस्तों। नीतीश कुमार के साथ इसी बात को लेकर लगातार बीजेपी की रस्साकसी देखने को मिल रही है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के द्वारा भी इस सीट पर डिमांड की जाती है। क्योंकि जब भी सरकार बदलने का टाइम आता है दोस्तों, सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती है तो स्पीकर की होती है। स्पीकर तय करते हैं कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कोई व्यक्ति गया है या नहीं गया है, उस पर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसे में अब जो बड़ी अपडेट है दोस्तों, उसके अनुसार एनडीए गठबंधन मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार संघर्ष जारी है और अब अमित शाह नीतीश कुमार के बीच में हाई प्रोफाइल बैठक भी की जा रही है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चाहते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने
बुधवार यानी बीते दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के मौके पर हर परिस्थिति में देश हित को प्रथम रखने की प्रेरणा मुझे दादी से मिलती है, यह बयान दिया है दोस्तों राहुल गांधी ने। इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि भारत के लिए निडर होकर फैसले लेने और हर परिस्थिति में देश हित को प्रथम रखने की प्रेरणा मुझे दादी से मिलती है। उनका साहस, देशभक्ति और नैतिकता आज भी मुझे अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का हौसला देती है। यानी इंदिरा गांधी जी को याद किया जा रहा है दोस्तों। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर जो उल्टी उल्टी बातें बोलते रहते हैं और आरोप मरते रहते हैं, उन लोगों को देखना चाहिए कि आखिर नेहरू परिवार ने कितना बलिदान दिया है। नेहरू परिवार के एक एक व्यक्ति जो कभी प्रधानमंत्री के पोस्ट पर था दोस्तों, उसने पोस्ट पर ही अपनी जान गंवा दी। और बीजेपी के लोग राहुल गांधी और नेहरू परिवार, गांधी परिवार से सर्टिफिकेट मांगते हैं देशभक्त होने का। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भाजपाइयों को पहले जवाब देना चाहिए कि उनके पैतृक संगठन आरएसएस में इतने साल तक झंडा भारत का क्यों नहीं लगाया गया और भारत के विचारों को मानने से क्यों आरएसएस ने कई मौके पर मना किया था दोस्तों। और ऐसे में कुल मिलाकर बुरी तरीके से फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी, जो राहुल गांधी के खिलाफ उल्टा बयान देते रहते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर जातीय समीकरण साधने के चक्कर में बीजेपी अपने पुराने समीकरण को ही लेकर आगे बढ़ रही है। खबर यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जो दो उप मुख्यमंत्री बनाया है, एक तो सम्राट चौधरी हैं जो कोयरी समाज से आते हैं और वीके सिन्हा जो लखीसराय से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के उप नेता चुने गए हैं, उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा दोस्तों। वो सवर्ण समाज से आते हैं। तो इस बार कुर्मी, कोयरी और भूमिहार का समीकरण बनाकर फिर से एनडीए गठबंधन मैदान में उतरा हुआ है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं? बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बिहार पहुंचे तो उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि विजय कुमार सिन्हा को उपनेता चुना गया। बीजेपी की तरफ से दोनों नेता हिट है, फिट है, ये जीत का मौका है। बीजेपी और जेडीयू के विधायक दल की बैठक के बाद अब एनडीए में विधायक दल की संयुक्त मीटिंग में नीतीश कुमार को सर्वसहमति से भी अपना नेता चुन लिया गया है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोनिया गांधी जी के द्वारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल प्राइज दिया गया एच.ई. मिशेल को दोस्तों। यानी दुनिया के बड़े बड़े देश के जो बड़े बड़े व्यक्ति रहे हैं दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक रहे हैं, वे सभी लोग इंदिरा गांधी के नाम से दिए जाने वाले अवार्ड का सम्मान करते हैं, पुरस्कार का सम्मान करते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल प्राइज एच.ई. मिशेल को दिया गया तो इसकी जमकर तारीफ भी हो रही है दोस्तों। सोनिया गांधी खुद ये देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए मौजूद थी। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में बीएलओ की मौत के बाद चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अमानवीय दबाव एक बड़ा कारण बताया है। इस तरीके से लोगों की जान जाने का दोस्तों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को जलपाईगुड़ी के माल क्षेत्र के अंदर एक बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ की मौत के मामले को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के क्षेत्र के कर्मचारियों पर अमानवीय दबाव डाला गया है, जिसके कारण अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। ममता बनर्जी के द्वारा दिए गए इस बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को 13 दिनों की ईडी रिमांड में लेने का फैसला लिया गया है। जांच एजेंसी बोली, कहा यूनिवर्सिटी ने धोखे से 415 करोड़ रुपए कमाए हैं, जिसकी जांच की जा रही है। दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को 13 दिनों के प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड में भेज दिया है दोस्तों। 1 दिसंबर तक रिमांड रहेगा। न्यायालय ने उल्लेख किया है कि ईडी ने विस्तृत वित्तीय विश्लेषण पेश किया है, जिससे पता चलता है कि वर्ष 2018-19 से 2024-25 के बीच में अल फलाह संस्थानों ने शिक्षा संबंधित प्राप्तियों के रूप में लगभग 415 करोड़ रुपए कमाए हैं। ईडी का तर्क यह है कि यह धन अपराध से अर्जित आय, क्योंकि इसे उस अवधि के दौरान संग्रहित किया गया जब विश्वविद्यालय अपने मान्यता और वैधानिक दर्जों के बारे में सार्वजनिक लोगों से गलत जानकारी दे रहा था। कुल मिलाकर दोस्तों, अब जो आदेश जारी हुआ है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई सारे लोगों को रिमांड पर लिया जा रहा है, इस पूरे मामले पर अब कहीं ना कहीं और ज्यादा राजनीति देखने को मिलेगी। 2 शब्द जरूर लेकर बताएगा दोस्तों और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रशांत किशोर इंटरव्यू अब देने लगे हैं दोस्तों। प्रशांत किशोर चलते फिरते कई सारे इंटरव्यू देते हैं, ऐसा ही एक उनका इंटरव्यू एनडीटीवी पर आया दोस्तों। और इस चुनाव के बाद के इंटरव्यू में प्रशांत किशोर कहते हैं कि आप 10,000 में वोट खरीदकर चुनाव जीते हैं, इसको सही ठहरा रहे हैं। यानी न्यूज चैनल वाले भी कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे। यानी न्यूज चैनल वालों को भी लग रहा है कि भाजपा ने जो चुनाव में वोट खरीदा है वो जायज है। यानी एक टाइम जब मीडिया वाले फ्री हुआ करते थे दोस्तों, तो एक एक मुद्दे पर बीजेपी सरकार को पकड़ा करते या किसी भी केंद्र सरकार को पकड़ा करते थे, लेकिन अब तो एकदम खुलेआम जो मन कर रहा है वो नेता लोग कर रहे हैं और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि जनता उन पर भरोसा कर रही है या नहीं कर रही है। केवल पैसे बांटकर सरकार बनाने की नई तरीके की मुहिम देश भर के अंदर चालू हुई है दोस्तों। ऐसे में प्रशांत किशोर ने यही बोला कि मीडिया वालों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए और ये जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिए गए चुनाव के बीच, चुनाव के टाइम में, तो चुनाव आयोग के बड़े बड़े अफसरों को इस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। लेकिन 10,000 रुपए बांट दिए गए, सरकार वापस से बना ली गई, अब तो 5 साल तक कोई एक्शन नहीं हो सकता। कुल मिलाकर इस मामले पर कोर्ट जाना चाहिए दोस्तों और कोर्ट के आदेश को लेकर कुछ ना कुछ प्रयास किए जाने चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि काफी गंभीर मामला है तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर बिहार में बड़ी जीत के बाद बीजेपी की खुशियों के बीच में अंता विधानसभा उपचुनाव की हार एक बड़ा झटका मानी जा रही है दोस्तों। अंता विधानसभा उपचुनाव में
कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को हराकर सबको चौंका डाला। दोस्तों इस बार बीजेपी को सोचने पर भी मजबूर कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बीजेपी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन को 15,000 के वोटों के अंतर से शिकस्त दे दिया। दोस्तों पहले बीजेपी की थी, इसलिए नतीजा और हैरान करने वाला था। बीजेपी ने कहा कि सरकारी योजनाओं का प्रचार ठीक से शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हार मिली है, लेकिन असल वजह गलत रणनीति और आपसी गुटबाजी और मजबूत उम्मीदवार के चुनने में देरी एक बड़ा कारण बताए गए हैं। ऐसे में अंता विधानसभा उपचुनाव में जीतने के बाद कई सारे बड़े नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ में जीते हुए प्रत्याशी के साथ में और राजस्थान के नेता गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे दोस्तों, और राजस्थान के प्रभारी भी मौजूद थे। सबके सब राहुल गांधी से मुलाकात करके उनको बताना चाहते थे कि राजस्थान के अंदर पार्टी ने अच्छी वापसी की और आने वाले चुनाव के अंदर बम्पर जीत हासिल करेंगे, और जब असली चुनाव होगा, असेंबली का चुनाव होगा, तो उसमें भी जीत हासिल करेंगे जैसा 2018 में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया था। दोस्तों देखते हैं इस बार सत्ता परिवर्तन राजस्थान में करके रहेंगे या कांग्रेस पार्टी के लोग, या फिर यहां पर भी चूकेंगे। जो भी जानकारी आई आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मुंबई कांग्रेस के नेताओं ने एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करनी शुरू कर दी है। दोस्तों शरद पवार एक दिन पहले एकनाथ शिंदे के साथ में मुलाकात करते हुए गठबंधन बनाने की घोषणा कर देते हैं। दोस्तों उसके बाद अचानक से कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार के घर पहुंचने लगे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा मामला होगा दोस्तों, और बिना किसी खास मुद्दे के ये मुलाकात तो हुई नहीं होगी, और यही बड़ा कारण है कि अब शरद पवार से मुलाकात को लेकर चर्चाएं तेज चल रही है। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से महायुति गठबंधन के अंदर अलग अलग तरीके की गुटबाजी देखने को मिल रही है और महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने वापसी करना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में देखना होगा कि क्या शिंदे पलटी मारेंगे। अगर शिंदे पलटी मारते हैं तो केवल अजीत पवार साथ में आएंगे तो पूरा का पूरा चुनावी समीकरण पलट जाएगा। दोस्तों सरकार एक अलग तरीके की बन जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने बगावत के सुर छोड़ने शुरू कर दिए हैं एकनाथ शिंदे ने, लेकिन उनके समर्थक कितनी बड़ी संख्या में उनके साथ जुड़ेंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया पूरा कराने का काम शुरू हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली में वृहद पुनर्निरीक्षण अभियान यानी एसआईआर की समय सारणी में बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों 15 जनवरी और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जानी थी, अब इसे 6 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा। यह बदलाव राज्य स्तर की गई विस्तृत समीक्षा और प्रक्रियागत तैयारियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव को लेकर योग्य और उचित मतदाताओं की पहचान और नए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए प्रक्रिया को पूरा कराया जा रहा है। उप जिला के निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिला अधिकारी प्रशासन गौरव शुक्ल ने इसे आधिकारिक पुष्टि करते बताया कि संपूर्ण कार्यक्रम में संशोधन किया गया है ताकि मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटि रहित बनाया जाए, यानी गलतियां कम होनी चाहिए। इसीलिए 4 दिसंबर तक गणना फॉर्म को भरने का काम पूरा करने की तैयारी चल रही है और इसके बाद 10 दिसंबर 2025 तक तैयारी की जाएगी। ये कार्य 22 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में दोस्तों जो टाइम को लेकर भी कुछ आगे पीछे किया गया है, 6 जनवरी 6 फरवरी तक किया गया है, तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एसआईआर को लेकर अब धीरे धीरे करके बदलाव होने शुरू हो गए हैं। पहले तो अचानक से एसआईआर करवाया गया और टाइम भी नहीं बढ़ाया गया दोस्तों, इसीलिए बिहार में एक जोरदार तरीके से आक्रोश लोगों के मन में देखने को मिल रहा था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात पर विचार कर रही है कि क्या झारखंड के अंदर कुछ बड़े मंत्रिमंडल विस्तार किए जा सकते हैं। क्या राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से जो मंत्री हैं उनको हटाया जाएगा, क्योंकि आरजेडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन नहीं किया और बिहार चुनाव में उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, जिसके कारण अब पार्टी को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम के दौरान गुलामी की मानसिकता का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी को जमकर खड़ी खोटी सुनाने की कोशिश की। दोस्तों इंडियन ग्रुप की ओर से, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की ओर से आयोजित रामनाथ गोयनका व्याख्यान के दौरान प्रधानमंत्री ने 6 राजनीतिक दल और नेता सामाजिक न्याय के नाम पर केवल अपने हित साधते हैं। कांग्रेस पार्टी सरकारों ने अर्बन नक्सलियों को शीर्ष पदों पर बिठाया। इसके बाद और भी कई तरीके के दावे नरेंद्र मोदी कर रहे थे। दोस्तों बड़ी बात यह है कि शशि थरूर नरेंद्र मोदी के बयान का समर्थन करते हुए कहीं ना कहीं मोदी का गुणगान गाते हुए नजर आ रहे थे। दोस्तों इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का नेता बनने के बावजूद शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के पीठ पर खंजर मारने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों पीठ पर वार कर रहे हैं और अब समय आ चुका है इनको इनकी असली जगह दिखाई जाए और कांग्रेस पार्टी की सीट से चुनाव लड़कर कांग्रेस पार्टी के नाम पर टिकट पाकर सांसद बनकर केरल से जब ये दिल्ली पहुंचते हैं तो भाजपा का गुणगान गाने लगते हैं, ढोल मजीरा नरेंद्र मोदी के नाम पर बजाने लगते हैं। तो अब इनको परमानेंट बीजेपी के साथ में ही रखवाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेंगे तब जाकर इनकी अकल खुलेगी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इनको पार्टी से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और इनको बोला जाए कि आप केरल जाइए और केरल में तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़िए, जहां पर जनता आपको दूर दूर तक कोई वोट नहीं देगी, तो 2 मिनट में तारे नजर आने लगेंगे। और ये ऐसे नेता है शशि थरूर दोस्तों जो कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान करवाते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सहारनपुर के अंदर जोरदार तरीके का बवाल देखने को मिला दोस्तों। दरअसल खबर यह है कि
सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र के अंदर बुधवार शाम को उस समय तनावपूर्ण स्थिति हो गई जब उप प्रखंड के जिलाधिकारी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में गहरा विवाद हो गया। दोस्तों, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग जन समस्याओं को लेकर एसडीओ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। एसडीओ कार्यालय में मौजूद सभी अधिकारियों ने बताया कि एसडीओ साहब तो यहां पर है नहीं, जिसके बाद मंडल अध्यक्ष ने फोन करके उनसे बात की और समय मांगा। इस पूरे मामले पर बीजेपी के कार्यकर्ता और अधिकारी जो यहां पर मौजूद थे, दोस्तों दोनों के बीच में संघर्ष देखने को मिला। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का अधिकारियों के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर संघर्ष कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, बल्कि बड़े बड़े नेता संघर्ष करते रहते हैं और अधिकारी बीजेपी के लोगों की बातें तक नहीं सुनते। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के अंतर्गत अधिकारी पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं, भाजपाइयों की बातें भी सुनने को तैयार नहीं है, इससे पता चलता है कि अब बीजेपी वालों का भी कोई सम्मान उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है और यही बौखलाहट का इनका एक और बड़ा कारण है। तो अपनी राय जरूर लिख बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।